हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 जिसकी हेडिंग है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर की जो हेडिंग है वो मैं आपको समझा देती हूँ, और अगर ये चैप्टर की हेडिंग आपके समझ में आ जाती है तो इस चैप्टर का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप ये टर्म समझो कि सेल होता क्या है। इस अर्थ पे जितने भी लिविंग है और इस अर्थ पे जो भी नॉन लिविंग है, इनमें अगर हमें एक बेसिक डिफरेंस करना हो तो दोनों में बेसिक डिफरेंस करने के लिए सेल जिसमें प्रेजेंट होगी वो तो लिविंग होगा, और सेल जिसमें एब्सेंट होगी वो नॉन लिविंग होगा। मतलब सेल साइकिल और सेल डिवीजन जो है वो लिविंग में देखने को मिलता है। अब लिविंग जो है उसका एक कैरेक्टर होता है कि वो टाइम के साथ में ग्रोथ दिखाता है। इसी तरीके से जब ओवरऑल एक लिविंग ग्रो करेगा तो उसकी जो बेसिक यूनिट है सेल वो भी ग्रो करेगी। तो सेल जो है वो टाइम के साथ में अपना जो भी मटेरियल है, इसमें चाहे उसका जेनेटिक मटेरियल हो या उसके साइटोप्लाज्म में जो भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, उन सबको टाइम के साथ में ग्रो करती है, मल्टीप्लाई करती है, उनके नंबर्स को बढ़ाती है। तो हर सेल का जो कंट्रोलर होता है वो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। अभी मान लो सेल का साइज जो है वो ये है, और ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो इस सेल को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन टाइम के साथ में सेम सेल जो है उसने अपने आप को ग्रो कर लिया। हालांकि जो जेनेटिक मटेरियल है उसने भी अपने आप को मल्टीप्लाई किया, लेकिन इतने बड़े साइज को अब ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो जेनेटिक मटेरियल का और जो साइटोप्लाज्म है उसका रेशो इस अमाउंट में रहे कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो इस साइटोप्लाज्म को कंट्रोल कर सके। इसको बैलेंस करने के लिए उस टाइम के बाद में सेल जो है वो अपने आप को दो में डिवाइड कर लेती है, और ये दो क्या है, ये टू डॉटर सेल्स हैं। तो एक सेल ने अपने आप को ग्रो किया और फिर ग्रो करके उसने अपने आप को टू डॉटर सेल्स में डिवाइड कर लिया। इस पूरे इवेंट को जो है वो सेल साइकिल बोलते हैं, और सेल ने जो दो में अपने आप को डिवाइड किया उसको सेल डिवीजन बोलते हैं। यहाँ पर हम ये समझेंगे कि एक सेल जो है वो अपने आप को किस किस तरीके से डिवाइड कर सकती है। अब सेल को जब अपने आप को ग्रो करना होगा तो सेल के इवेंट जो है वो एक सिस्टम में चलते हैं। यहाँ पर आपको इस चार्ट के थ्रू ये चीजें समझा रखी है कि मान लो एक सेल ने डिसाइड किया कि उसको ग्रो करना है और उसको डिवाइड करना है। सेल जब अपने आप को ग्रो करेगी, अपना साइज जो है वो एनलार्ज करेगी, इस फेज को बोलते हैं कि सेल अपने आप को प्रिपरेशन कर रही है। ठीक है। इस फेज में, इस प्रिपरेशन वाले फेज में जो है वो आते हैं G1 पार्ट, S पार्ट, G2 पार्ट। मान लो एक सेल ने अपने आप को डिसाइड किया कि मुझे ग्रो करना है, तो सबसे पहले उसका फर्स्ट फेज आएगा G1 ग्रोथ फेज, फिर आएगा S फेज, फिर आएगा G2 फेज। और सब जब अपने आप को उसने ग्रो कर लिया, साइज बड़ा कर लिया, अब इस सेल का डिवीजन का टाइम आ जाएगा। इस सेल ने जो भी मटेरियल डबल किया है उसको ये क्या कर ले, दो में डिवाइड कर ले। तो G1 मतलब ग्रोथ फेज फर्स्ट, फिर S का मतलब होता है सिंथेसिस फेज, और G2 का मतलब होता है ग्रोथ फेज टू। ठीक है। उसके बाद में आता है एम फेज, जिसको माइटोटिक फेज बोलते हैं। इसमें आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये सीक्वेंस आपको एज इट इज याद करना है। ये जो फेज है ना, वो सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है उसके डिवीजन का फेज है, तो इसको कैरियोकाइनेसिस भी बोलते हैं। और जब जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हो गया तो उसके बाद में सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड हो जाएगा, उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो एक सेल जिसने डिसाइड किया था कि मुझे ग्रो करना है और डिवाइड करना है, वो G1 में, S में, G2 में तो अपने मटेरियल को डबल करती है। फिर जो कैरियोकाइनेसिस, जिसमें चार स्टेज आती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, इसमें अपने जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड करती है और फिर अपने साइटोप्लाज्म को क्या कर लेती है, डिवाइड कर लेती है। इस तरीके से सेल ने अपने आप को दो में डिवाइड कर लिया। तो इस पूरे इवेंट को सेल साइकिल बोलते हैं, और इसमें सेल जो दो में डिवाइड हुई उसको सेल डिवीजन बोलते हैं। अगर तुम इस चार्ट को अच्छे से देखोगे तो तुम्हें ये समझ में आएगा
कि G1 एस G2 ये फेज वाला जो टाइम है ज्यादा है, मतलब सेल का प्रिपरेशन का टाइम जो है वो ज्यादा होता है और फिर उसको एक्चुअल डिवीजन करने में टाइम जो है वो कम लगता है। तो यहाँ पे दो एग्जांपल दे रखे हैं कि यीस्ट जो है वो अपने आप को, यीस्ट क्या है, यीस्ट यूनिसेलुलर फंजाई है जो किंगडम फंजाई में आता है, एक सेल का बना हुआ है। 90 मिनट में यीस्ट अपने आप को डिवाइड करके दो में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो ह्यूमन सेल जो है वो 24 आवर लेता है अपने आप को डिवाइड करने में। अब ये जितना भी टाइम डिवाइड हो रहा है उसमें मतलब 95%, मोर देन 95% पार्ट जो है वो तो सेल प्रिपरेशन फेज में ही कंप्लीट कर लेती है। अपने ह्यूमन की सेल को 24 आवर लगते हैं डिवाइड करने में, ग्रो करने में और डिवाइड करने में। तो 23 आवर तो सेल अपने आप को ग्रो करती है, अपने मटेरियल को डबल करती है, ठीक है। और फिर उसके बाद में 1 आवर में उसका एक्चुअल में डिवीजन हो जाता है। इसी तरीके से कहानी यीस्ट को लेकर के होती होगी। तो ये मैंने आपको बेसिक बता दिया। अब मैं आपको समझा देती हूँ कि G1 में, एस में, G2 में रियल में होता क्या है। देखो, सेल ने डिसीजन लिया कि मुझे डिवाइड करना है, तो सेल सबसे पहले अपने मटेरियल्स को डबल करती है। सेल के पास में जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनमें से मैक्सिमम ऑर्गेनेल्स को वो डबल कर लेती है ग्रोथ फेज फर्स्ट में, कुछ को छोड़ करके। कुछ में कौन आते हैं, एक तो आता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल सेल डिवीजन में हेल्प करता है एनिमल सेल में, तो वो डबल होता है एस फेज में, सिंथेसिस फेज में। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अलावा प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट और गोल्जी बॉडी, ये जो है वो ग्रोथ फेज 2 में डबल होंगी। समझ में आ गया। जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनमें मैक्सिमम ऑर्गेनेल्स डबल हो जाते हैं G1 फेज में, सेंट्रियोल डबल हो जाता है एस फेज में, सिंथेसिस फेज में, और माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी बॉडी जो है वो डबल हो जाते हैं G2 फेज में, ग्रोथ फेज 2 में। अब बात आ जाती है कि इनमें जो प्रोटीन्स हैं, मैक्सिमम प्रोटीन्स जो हैं वो ग्रोथ फेज फर्स्ट में बन जाते हैं। लेकिन दो तरीके के प्रोटीन, एक तो हिस्टोन प्रोटीन जो हैं वो बनेंगे एस फेज में, और एक ट्यूबुलिन प्रोटीन जो हैं वो बनेंगे ग्रोथ फेज 2 में, ठीक है। इनका डबल जो है, इनका पोलिमराइजेशन जो है वो इनमें देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि ये जो सिंथेसिस फेज होता है ना, ये स्पेसिफिक जो भी जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है जिस जेनेटिक मटेरियल, तो उसका डुप्लीकेशन होता है। डुप्लीकेशन का मतलब ये है कि मान लो पहले इसमें इस सेल में जो जिस जिस सेल ने डिवीजन करने की सोची ना, उस सेल में मान लो जेनेटिक मटेरियल 2C है, तो यहाँ पे कंटेंट जो है वो 4C हो जाएगा, इतना डबल हो जाएगा। मतलब पहले मान लो इस सेल में इतना जेनेटिक मटेरियल था, अगर अगर उसको हम क्रोमोसोम में कन्वर्ट करें तो ऐसी स्ट्रक्चर बन सकती है। लेकिन सिंथेसिस फेज के बाद में अगर हम उसको क्रोमोसोम में कन्वर्ट करें जेनेटिक मटेरियल को, तो उसमें ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। क्रोमोजोम नंबर सेम रहेंगे। पहले मान लो सेल में 8 क्रोमोजोम थे, तो यहाँ पर डबल होने के बाद में जेनेटिक मटेरियल डबल होने, क्रोमोजोम नंबर 8 रहेंगे, क्रोमोजोम नंबर सेम रहेंगे। लेकिन क्रोमोजोम जो है पहले उसमें अगर एक इस तरीके से क्रोमेटिड बन रहा था, तो अब 2 सिस्टर क्रोमेटिड बनने लग जाएगा, ठीक है। ग्रोथ फेज में ये कहानी हो गई। अब इसके बाद में रियल सेल का डिवीजन आएगा। देखो, दो तरीके का डिवीजन होता है, एक माइटोसिस होता है और एक मियोसिस होता है। अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो ह्यूमन में जब नॉर्मली ग्रोथ होनी है तो माइटोसिस होता है, और जब ह्यूमन में गैमेट्स बनने होते हैं तब मियोसिस होता है। हमारी हर सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, और ये 46 क्रोमोसोम जो हैं वो अगर माइटोसिस होगा तो यहाँ पर देखो, यहाँ तक एस फेज तक जेनेटिक मटेरियल मान लो इतना था, और एस फेज के बाद में इतना हो गया, डबल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्रोमोसोम नहीं बनने लगे, जैसे जैसे प्रोफेज स्टार्ट होगी तब जा करके ये जो जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमेटिन फाइबर जो है, ये इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाने लग जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें एम फेज की बात करें तो प्रोफेज में देखो ये कहानी है। ये मान लो एक सेल है, ये हमें पता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये जेनेटिक मटेरियल था जो धीरे धीरे ऐसी स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम जैसी स्ट्रक्चर बनाने लग जाता है। प्रोफेज में हमें ऐसे क्रोमोसोम दिखने लग जाते हैं। सेंट्रियोल जो है वो जस्ट अपोजिट साइड में चले जाते हैं, और मेटाफेज में अगर हम बात करें तो मेटाफेज में ये क्रोमोसोम जो है वो सेंटर में आ जाता है।
इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्रोमोसोम से अटैच हो जाती है। और फिर एनाफेज में क्या होता है, ये जो स्पिंडल फाइबर है छोटे होने लग जाते हैं, तो यहाँ पे जो अटैच है ना, उनको फिर ये क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। और जब अपनी तरफ खींचता है तो ये बीच में से सेपरेशन हो जाता है। तो आधा इधर चला गया और आधा इधर चला गया। अभी सेल में मान लो 46 क्रोमोसोम थे, तो 46 के 46 क्रोमोसोम जो हैं वो लाइन में अरेंज हो गए इस तरीके से। तो 46 में से आधा पार्ट इधर आ गया और आधा पार्ट इधर आ गया। तो माइटोसिस में तो क्या होता है कि इस वाली सेल में भी 46 रह गए और इस वाली सेल में भी 46 रह गए। लेकिन मियोसिस में कहानी अलग होती है। मियोसिस में क्या होता है, अब जैसे ही जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होगा, जेनेटिक मटेरियल आधा आधा हुआ, दोनों तरफ दोनों सेल में चला जाएगा। अब बीच में यहाँ पे जो है वो डिवीजन होगा और साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो जाएगा, जैसे इस तरीके से फरो बनने लग जाएगी। ये एनिमल में होता है। प्लांट में अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे यहाँ से सबसे पहले फ्रेगमोप्लास्ट डिपोजिट होंगे, फिर उनमें सेल प्लेट बनेगी, फिर मिडिल लिमेला का फॉर्मेशन होगा इस तरीके से, फिर उस पर धीरे धीरे प्राइमरी वॉल बनेगी और फिर जो है वो सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ये कंडीशन होती है किसमें, प्लांट में। इस तरीके से साइटोकाइनेसिस हो जाता है। अब अगर मैं मियोसिस की बात करूं, जब गैमेट्स बने हैं, तो जब गैमेट्स बनते हैं तो मान लो अपनी सेल में 46 क्रोमोसोम है, तो जब गैमेट्स बनेंगे तो सेल में 23 क्रोमोसोम ही आएंगे। कहानी सेम होगी। सबसे पहले G1 होगा जिसमें ऑर्गेनेल डबल होंगे, फिर S में जेनेटिक मटेरियल डबल होगा, G2 होगा। फिर उसके बाद में मियोसिस में 2 स्टेप होते हैं। सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट होगा। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है कि मियोसिस फर्स्ट के वही 4 स्टेप हो गए। प्रोफेज फर्स्ट हो गया, मेटाफेज फर्स्ट हो गया, फिर उसके बाद में एनाफेज फर्स्ट हो गया, फिर टेलोफेज फर्स्ट हो गया। उसके बाद में क्या होगा, इंटरकाइनेसिस होगा और फिर दोबारा से मियोसिस सेकंड होगा। उसमें प्रोफेज सेकंड हो जाएगा, मेटाफेज सेकंड हो जाएगा, एनाफेज सेकंड हो जाएगा और फिर टेलोफेज सेकंड हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर जो पहले बनेगा उसमें फिर साइटोकाइनेसिस होगा, 2 सेल बन जाएंगी। फिर ये 2 सेल जो है इनमें दोबारा से डिवीजन होगा और फिर लास्ट में हमें 4 सेल रिजल्ट देखने को मिलेगा मियोसिस में। तो मियोसिस में इस तरीके से कहानी होती है। मियोसिस फर्स्ट होता है, मियोसिस सेकंड होता है। ठीक है। तो जब पहली कहानी होगी, तो जब मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज फर्स्ट होता है उसमें क्या होते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम के ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड हैं, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड, ये वाला और ये वाला ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। तो इनमें क्या होता है, इस तरीके की मिक्सिंग होती है और इसका पार्ट कट करके इस पे आ जाएगा, इसका पार्ट कट के इस पे आ जाएगा। इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। ये देखने को मिलता है मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में। 5 स्टेप होती हैं। लेप्टोटीन होती है, जाइगोटीन होती है, उसके बाद में पकाइटीन होती है और फिर डिप्लोटीन होगी और फिर लास्ट में जो है वो डाइकाइनेसिस देखने को मिलती है। फिर वो सेम कहानी मेटाफेज फर्स्ट होगा जिसमें चीजें सेंटर में आके अरेंज हो जाएंगी, स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे। लेकिन यहाँ पर माइटोसिस से डिफरेंस ये है कि यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो पेयर में आएंगे। फिर सेम जो है स्पिंडल फाइबर जो है वो शॉर्ट होंगे, डिवीजन होगा, लेकिन यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे। इस वाली सेल में 23 चले जाएंगे, इस वाली सेल में 23 चले जाएंगे। ठीक है। अब क्या होगा, जब मियोसिस सेकंड होगा तब जब बीच में दोबारा से G1 S G2 फेज आएगा तो S में डीएनए डबल नहीं होता है। अभी मियोसिस सेकंड में सिर्फ इतना होगा कि इस सेल में अब ये 23 क्रोमोसोम जो है ना वो इस तरीके से सीक्वेंस में आके अरेंज हो जाएंगे। देखो ये वाली कहानी। अब इसमें जैसे माइटोसिस में सेपरेशन हुआ था, अब यहाँ पे सेपरेशन देखने को मिलेगा और लास्ट में जो कंडीशन है उसमें 23 23 23 23। मैं ह्यूमन की बात बता रही हूँ मैं तुम्हें। ठीक है। तो ये प्रोफेज हो गया, ये मेटाफेज हो गया, ये एनाफेज हो गया, फिर ये टेलोफेज सेकंड हो गया और उसके बाद में क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। तो ये हमने सेल साइकिल और सेल डिवीजन चैप्टर को समझा है। ओके।